हेलो बच्चों, आज हम जीव विज्ञान का वीडियो नंबर 20 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक कोड वाला जो टॉपिक है वो आप 11th में भी पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए इतना टफ नहीं रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मानव जीनोम परियोजना या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये जो टॉपिक है इसके लिए आपको डीएनए की संरचना के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है, तभी आपके लिए आसान होगा। तो हम शुरू करते हैं। मानव जीनोम परियोजना कैसी परियोजना है, क्यों ये शुरू की गई, इसकी क्या। देखिए, ये जो परियोजना है इसके आप सबको पता है, जो डीएनए के अंदर क्षारक क्रम होते हैं उनके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं जो होती है वो छुपी हुई होती है। सजीवों के अंदर जो डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर हाइड्रोजनी क्षारकों का क्रम होता है जिसके अंदर आनुवांशिक सूचनाएं निहित होती हैं। ठीक है, अगर दो अलग अलग व्यक्ति हैं तो उनके डीएनए का क्रम अलग अलग होगा। ठीक है, और उनके जीनोम के अंदर विभिन्नताएं होंगी, डिफरेंस होगा। इसलिए लेकिन मानव जो एक ही जाति का जो जीनोम है वो लगभग समानता रखेगा। इसीलिए ये जो परियोजना है, जो कि अति महत्वपूर्ण परियोजना है, इसको प्रारंभ किया गया, जिसमें जीव का पूरा जीनोम यानी मानव का संपूर्ण जीनोम जो है उसका अध्ययन करने के लिए ये परियोजना प्रारंभ की गई। और इसका जो उद्देश्य है वो 2003 तक पूर्ण डीएनए क्रम का पता लगाना था। ठीक है, ये जो मानव जीनोम परियोजना है उसका लक्ष्य पूर्ण जो मानव का डीएनए है उसका क्रम का पता लगाना था कि प्रत्येक जो जीन है उसका क्या क्या कार्य होता है जो कि गुणसूत्र पर पाया जाता है, उसका पता लगाने के लिए ये जो परियोजना है ये प्रारंभ हुई थी, जिसका उद्देश्य 2003 तक पूर्ण करना था। ये जो परियोजना है इसके प्रथम 2 वर्षों में इसके निदेशक जो थे वो जे.डी. वॉटसन तथा बाद में जो निदेशक जे.डी. वॉटसन और बाद में फ्रांसिस कॉलिन जो है वो बनाए गए। ठीक है, ये जो परियोजना है जिसके अंदर मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, डीएनए जो है संपूर्ण डीएनए का पता लगाना है कि प्रत्येक जीन का क्या क्या कार्य है। ठीक है, ये जो परियोजना है इसको प्रथम 2 वर्षों में जे.डी. वॉटसन ने और बाद में कौन बनाए गए इसकी परियोजना के निदेशक, फ्रांसिस कॉलिन। ठीक है, अब ये जो परियोजना है इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या लक्ष्य है इसका। एक तो मानव के डीएनए के संपूर्ण जीनोम का पता लगाना। ठीक है, मानव डीएनए के संपूर्ण जीनोम का क्या करना है, पता लगाना है। नंबर 2 कि मानव का जो डीएनए है उसमें 3 अरब बेस पेयर मतलब क्षारक क्रम, उनके क्रम का पता लगाना है। ठीक है, मानव के डीएनए में सभी जीन का पता लगाना है। दूसरा, मानव के डीएनए में 3 अरब बेस पेयर्स जो हैं यानी क्षारक क्रम है उनका भी क्रम का पता लगाना है। नंबर 3, ये जो सूचना है वो डाटाबेस में से संग्रहित करना है। नंबर 2, डाटा का एनालिसिस करना है। ठीक, और जीन प्रत्यारोपण जो है, जीन को जैसे किसी व्यक्ति का जीन में कोई व्याधि है तो जीन हटाकर नया जीन लगाना जीन प्रत्यारोपण कहलाता है। तो जीन प्रत्यारोपण संबंधी जो तकनीक है उसके क्षेत्र में भी इसका लक्ष्य है। और ये जो परियोजना है इससे संबंधित कानूनी एवं सामाजिक पहलुओं को संतुष्ट करना भी इसका लक्ष्य है। तो क्या क्या लक्ष्य हैं फिर से रिपीट करेंगे एक बार। लक्ष्य है नंबर 1 सभी जीन का पता लगाना डीएनए के। नंबर 2 डीएनए पे जो 3 अरब क्षारक क्रम है उनका पता लगाना। नंबर 3 डाटा बेस को संग्रहित करना, उनको एनालाइज करना। जीन प्रत्यारोपण के क्षेत्र में जो तकनीक है उसके क्षेत्र में लक्ष्य है और इसके सामाजिक और कानूनी पहलुओं को संतुष्ट करना। इसके अलावा मानव के जीनोम का तो पता लगाना ही लगाना है, साथ ही साथ जीवाणु के, यीस्ट के, ड्रोसोफिला के और पादपों में चावल और एरिडोप्सिस जो हैं एरिडोप्सिस जो हैं उनके जीनोम का पता लगाना भी इसका लक्ष्य है। ठीक है, आगे देखें अब इसकी क्या विधि, कैसे पता लगाया गया मानव के जीनोम का, तो उसकी क्या विधि है पता लगाने की। ठीक है, तो 2 विधियां हैं। नंबर 1 विधि जो है वो विधि है व्यक्त अनुक्रम। नंबर 1 जो विधि है वो है व्यक्त अनुक्रम। व्यक्त अनुक्रम में क्या है कि हम डीएनए के रूप में जो अभिव्यक्ति होती है उसके आधार पर जीन का पता लगा सकते हैं कि डीएनए में किस प्रकार वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, उसके आधार पर हम जीन का पता लगा लेते हैं। दूसरा, अनुक्रम टिप्पण। अनुक्रम टिप्पण में क्या करते हैं कि हम डीएनए के अंदर जितने भी कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ना, जो डीएनए में कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए या नहीं कर रहे हैं, तो कोडिंग और नॉन कोडिंग जो है
उन सारे जीनोम को क्रम के आधार पर उनके कार्य का पता लगा लेते हैं कि पहले नंबर के का क्या कार्य है, दूसरे नंबर का क्या कार्य है, तीसरे नंबर का क्या कार्य है। ऐसे कार्य के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। ठीक है, अब कैसे करते हैं देखो, तो एक कोशिका जो है उसका पूरा का पूरा डीएनए को बाहर निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, बाहर निकाल कर उसके छोटे 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 फ्रेगमेंट, रैंडम फ्रेगमेंट जो हैं इनको बनाकर और छोटे छोटे मतलब भाग कर लेते हैं। रैंडम फ्रेगमेंट मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, उसके लगातार छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और टुकड़े करके उसे एक वाहक में स्थानांतरित कर देते हैं। वाहक जैसे कि जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला प्लाज्मिड या जीवाणु भोजी वायरस में जो है जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला जीवाणु भोजी वायरस, तो उसके जीनोम के साथ में इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद उसको एक पोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं। वो पोषी कोशिका कोई पादप कोशिका, कोई जीवाणु कोशिका, कोई भी हो सकती है, तो उसे पोषी कोशिका में डाल देते हैं। अब वो पोषी कोशिका में जब वाहक का डीएनए जो है वो कॉपी करेगा, अपना प्रतिकृति करेगा, तो साथ ही साथ वो फ्रेगमेंट जो है उसकी भी प्रतिकृति होगी, तो उसके बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे। ठीक है, उसके क्लोन बना लेते हैं। ठीक, जिसके कारण इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर मात्रा बढ़ने पर इसको बाद में जो है इसका क्रम निर्धारण किया जाता है। क्रम निर्धारण करके इसका पता लगा लिया जाता है। तो पहले इसकी कॉपी की जाती है। वापस रिपीट कर रही हूँ, एक कोशिका में जितना भी डीएनए उसको बाहर निकाल लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद उसे वाहक में स्थानांतरित करेंगे और वाहक को पोषी कोशिका में स्थानांतरित करेंगे। वाहक जैसे मैंने बताया आपको कि जो कि प्राकृतिक रूप से जो वाहक होते हैं, जिसमें कि प्लाज्मिड और जीवाणुभोजी वायरस, उसके डीएनए के अंदर इस फ्रेगमेंट को जोड़ दिया जाता है, फिर उसे पोषी कोशिका में स्थानांतरित करता है। जब वो बहुत सारी संख्या में वृद्धि करेगा तो अपना जो भाग है उसकी भी क्या हो जाएगी, बहुत सारे क्लोन बन जाएंगे। उस भाग के भी क्या हो जाते हैं, बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं हम, इसके लिए कृत्रिम वाहक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे BAC जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, या यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यानी YAC या BAC, इनका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। किसके रूप में, वाहक के रूप में। जबकि जो होस्ट कोशिका है, अतिथय कोशिका या होस्ट कोशिका जो है, जिसे पोषी कोशिका मैंने कहा था, उसके रूप में हम जीवाणु कोशिका को या यीस्ट कोशिका को जो है वो उपयोग में लेते हैं। ठीक है, अब हमने उसकी कॉपी तो बनवा ली। अब हम क्या करते हैं, जो प्रवर्तित डीएनए खंड है जिसको हमने कॉपी करवाई है, उसके अनुक्रम का निर्धारण करते हैं। ठीक, अनुक्रम का जो निर्धारण है उसका निर्धारण करने के लिए फ्रेडरिक सिंगर ने एक जो है टेक्निक डेवलप करी है, एक विधि विकसित करी है। उस विधि का नाम है डायऑक्सी चैन टर्मिनेशन विधि। डायऑक्सी चैन टर्मिनेशन विधि, इस विधि के द्वारा उसके अनुक्रम का पता लगाते हैं। देखो क्या करते हैं, इसके अंदर इन अनुक्रमित डीएनए के जो खंड हैं उन्हें परस्पर अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन से आपको पता होगा कि नाइट्रोजनी क्षारक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। ए हमेशा जो होता है वो यूरेसिल से या थाइमिन से, और टी आपको पता है वापस एडिनिन से। इसके अलावा सी जो होता है वो जी से, या जी जो होता है सी से। यदि इसका अनुक्रम जो है वो दूसरे वाले से ओवरलैपिंग करता है और उसके अनुक्रम का निर्धारण किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या बोला, अतिव्यापन या ओवरलैपिंग के आधार पर व्यवस्थित करते हैं और अनुक्रमण के लिए परस्पर अतिव्यापित खंडों का निर्माण करना आवश्यक होता है कि भाई जिससे हम इसे जुड़वाएंगे उस अतिव्यापित खंडों का निर्माण करना होगा। अब जुड़ गए तो सीक्वेंस पता लग गया, उससे नहीं अगले वाले से जुड़े तो उसका सीक्वेंस पता लग गया। तो इस प्रकार सीक्वेंस का पता लगा लिया जाता है, लेकिन ये मानव द्वारा संभव नहीं है। अनुक्रमित खंडों का पता लगाना मनुष्य द्वारा अतिव्यापित किया जाना संभव नहीं है। ठीक, कैसे अतिव्यापित करेंगे, फिर हमें जीनोम के लिए कुछ भौतिक, आनुवंशिक और भौतिक मानचित्र तैयार करने के लिए प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की पहचान स्थल की बहुरूपता एवं दोहराए गए डीएनए अनुक्रम, जिसे कि माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं, की उपस्थिति में उपयोग लिया गया। अब वापस रिपीट करती हूँ, क्या है ये, देखो क्या है ये, आनुवंशिक एवं भौतिक मानचित्र। ठीक है भाई, प्रत्येक में हमने बोला पूरे जीनोम का पता लगाते हैं, तो पूरा एक मानचित्र के रूप में तैयार कर लिया जाता है, जितने भी डीएनए पर जितने भी जीन हैं उनका क्या क्या काम है।
अब हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स करने हैं, मैंने आपको बताया था। फ्रेगमेंट करने के लिए हमें एक एंजाइम की आवश्यकता होती है, वो एंजाइम कहलाता है प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। अब वो हर जगह कट नहीं लगाता, एक विशिष्ट उसकी पहचान स्थल होता है। प्रत्येक बहुत सारे एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम होते हैं, इस एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की एक पहचान स्थल होता है, ठीक है। जैसे जो है ECO-R1, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाया जाने वाला है, जिसका एक पहचान स्थल होता है GAATTC। जहाँ पर इसको ये स्थल मिलेगा DNA पर, वहाँ पर ये जो है स्थल मिलने पर एक विशिष्ट स्थल पर क्या करता है, कट लगाता है। अब बहुत ज़्यादा बहुरूपता मिलती है तो ये बार बार उसको वहाँ क्या करेगा, तोड़ेगा, ठीक है। अब अनुक्रमों का जो विश्लेषण मैंने बताया था उसके लिए है माइक्रोसैटेलाइट जो है DNA अनुक्रम जो है, DNA सीक्वेंसर जो हैं, DNA प्रोब जो हैं, उनके जिसे हम माइक्रोसैटेलाइट कहते हैं की उपस्थिति में जो है की उपस्थिति को उपयोग में लिया जाता है। पहले एंडोन्यूक्लियस द्वारा काटा जाएगा, फिर वो वापस अतिव्यापन कैसे करना है उसके लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, DNA अनुक्रम, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसैटेलाइट। तो ये सब क्या थे, ये सब लक्ष्य हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, कि मानव जीनोम परियोजना जो है उसके लक्ष्य थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मानव जीनोम परियोजना के द्वारा क्या क्या पता लगा लिया, क्या विशेषताएं हैं इसकी। प्रत्येक जीनोम जो है वो 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं। प्रत्येक जीनोम में कितने क्षार होते हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड क्षार होते हैं किसके अंदर, प्रत्येक जीनोम के अंदर, ठीक है। नंबर टू जो है, प्रत्येक जीन जो है उसमें औसतन 3000 क्षार होते हैं। प्रत्येक जीन में क्षार कितने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड तो बात कर ली अपन ने, अब क्षार कितने होते हैं, 3000, लेकिन प्रत्येक का आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। सबसे बड़ी जो जीन डिस्ट्रॉफी है वो 2.4 मिलियन क्षार की बनी होती है। नंबर थर्ड, जीन में अनुमानतः कितने, 30,000, प्रत्येक जीन जो है वो अनुमानतः 30,000 जो है, जो कि पहले कितने 80,000 से 30,000 नाइट्रोजनी जो क्षारक होते हैं वो हैं इसके अंदर, ठीक है। और पहले कितना माना गया था, 80 से 1,40,000, ठीक। अब केवल 50% जीन जो हैं उनका कार्य जो है अभी तक अज्ञात है, पता नहीं है 50% जीन क्या कार्य करते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है 2% से भी कम जो जीनोम है वो प्रोटीन का निर्धारण करते हैं, प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। और मानव जीनोम जो है उसके अधिकतम भाग जो है उसमें पुनरावृत्ति क्रम बार बार रिपीट होने वाला क्रम जो है वो ज़्यादा है किसके अंदर, मानव जीनोम के अंदर अधिकतर रिपीटेड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस पुनरावृत्त क्रम जो है इस पर 100 से 1000 तक जो पुनरावृत्त क्रम होते हैं, ठीक। प्रत्यक्ष रूप से कोडिंग कार्य नहीं है इनका, परंतु वे गुणसूत्र की संरचना, आकार और विकास को प्रकट करते हैं, यानी इनका कोडिंग का काम नहीं है सभी पुनरावृत्त सीक्वेंस का, लेकिन ये गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र के आकार, गुणसूत्र के विकास आदि को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। तो ये पढ़ी हमने विशेषताएं, वापस से रिपीट कर लेते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने औसतन जो है क्षार होते हैं इसके अंदर, तो इसमें औसतन जो है 3000 होते हैं, आकार भिन्न भिन्न होते हैं। जीन जो होते हैं वो कुल कितने होते हैं, 30,000, जिन्हें पहले कितना माना गया था, 80,000 से 1,40,000, ठीक है। 9% न्यूक्लियोटाइड क्षार जो होते हैं वो सभी मनुष्यों में समान होते हैं, 99.9%। 50% है उसका कार्य भी पता नहीं है। 2% से भी कम जीनोम को प्रोटीन कोडिंग में भाग लेते हैं। रिपीटेड सीक्वेंस या पुनरावृत्त क्रम बहुत ज़्यादा होता है, पुनरावृत्त क्रम ज़्यादा होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वो गुणसूत्र की संरचना में, गुणसूत्र के आकार में, गुणसूत्र के विकास को प्रकट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मानव प्रथम गुणसूत्र जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जीन होते हैं, कितने, 2968 जीन होते हैं, तथा सबसे कम किस में होते हैं, वाई गुणसूत्र पर। प्रथम गुणसूत्र पर सबसे अधिक जीन है और वाई पर सबसे कम 231 जीन ही होते हैं, ठीक। अब वैज्ञानिकों ने 104 मिलियन स्थलों का पता जो है
लगाया है जहाँ पर एक न क्षार डीएनए विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, एक क्षार डीएनए विभिन्नताएं पाई जाती हैं कहाँ, कितने पर, 104 मिलियन स्तर पर। अब इसके फ़ायदे क्या हैं मानव जीनोम परियोजना के? एक तो इससे हमें आनुवांशिक रोग जो हैं उनका पता लग जाएगा। ठीक है, जो गुणसूत्र पर कहाँ पर व्याधि है, कहाँ जीन का क्रम परिवर्तित है, क्योंकि निर्धारित क्रम हमें पता लग गया, हम उससे मिलान कर लेंगे और पता लग जाएगा कहाँ पर संबंधित क्रम में गड़बड़ है, यानी आनुवांशिक रोग का कारण का पता लगा सकते हैं। दूसरा जो है मानव इतिहास को खोजने में भी ये सहायक है कि जैसे मानव जो है उसका सबसे अधिक जीन क्रम किससे मैच करता है, यानी मानव का से जस्ट पूर्वज वो है, उससे कम मैच करेंगे वो उससे ज़्यादा पूरा। तो इस प्रकार मानव इतिहास क्रम को खोजने में भी ये जो प्रक्रिया है ये बहुत सहायक है। तो ये हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मानव जीनोम परियोजना। आप इसे अच्छे से या पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो परेशान नहीं हो। जब भी हम क्लास में होंगे तो हम इसे डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम को, या फिर आप मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको फिर से समझा दूँ।